Hello, dear aspirants. How are you all? I am Pratiksha Chauhan, your polity educator on Arpita Sharma classes. We will be starting a wonderful crash course on Indian polity for UPSC CSC examination, both prelims and mains. All the important topics in polity will be covered in this series with extra focus on prelims. But before starting here is a small announcement for you. An Academy Plus has launched an Academy Iconic subscription which provided personal coach to the aspirants for all stages of your examination. The price of an Academy Iconic subscription is increasing from 25th January 2021. Here's your chance to subscribe before price hike starts. Use code SHARMA20 to get 10% off on your subscription. You can give means tests and get your answers evaluated. You will get a personal coach and study tracker throughout your journey and a lot more with this subscription. Link is given in the description box. Enroll today. So today's our first topic, that is an historical background. That is how our constitution came into frame. So let us start with the topic. अब जैसे कि हम जानते हैं कि 1600 जैसे कि 1600 में ब्रिटिश जो है कि ट्रेडर्स बन के इंडिया में आए इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो उन्होंने राइट ऑफ ट्रेडिंग ऑब्टेन किया किससे? क्वीन एलिजाबेथ वन से. 1765 दीवानी राइट्स ऑब्टेन किए बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के. अब दीवानी राइट्स होता क्या है? रेवेन्यू प्लस सिविल राइट्स इज नोन एज दीवानी राइट्स. अब 1858 में ब्रिटिश क्राउन को मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, मतलब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल नहीं रहा. अब 1934 में एम.एन. रॉय ने सजेस्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है, तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई. अब 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया. इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा. अब हम ब्रिटिश क्राउन के बारे में और पढ़ते हैं. अब ब्रिटिश गवर्नेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला कंपनी रूल 1773 से लेके 1858. दूसरा क्राउन रूल 1858 से लेके 1947. कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पेट्स एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 हुआ. अब दूसरा भाग क्राउन रूल, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे कंपनी रूल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके सिग्निफिकेंस, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम शुरू करते हैं उसके सिग्निफिकेंस से. इस एक्ट के अंतर्गत ये पाया गया कि ब्रिटिश यूज्ड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस कंपनी के रिकॉग्नाइज किए गए. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया was laid the foundation of it. ओके, अब फीचर्स पे आते हैं. इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिए गए. ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत काम करने लगे. अब 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म हुई जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी, और जो ऑफिसर्स थे उनको किसी भी तरह का ट्रेड करने से प्रोहिबिट किया गया था, मतलब मना करा गया था. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं. पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग. सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया 1774 में.
सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एक्ट की तरफ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया है। इसके कुछ फीचर्स हैं जो चलिए हम जानते हैं। पहला कि कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी को डिस्टिंग्विश किया गया। कमर्शियल अफेयर्स किसके द्वारा देखे जा रहे थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स किसके द्वारा? न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुपरवाइज कौन कर रहा था? ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू। अब सुप्रीम पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी गई ओवर कंपनी अफेयर्स, कि कंपनी कैसे काम कर रही है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। अब हम कुछ जानते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में, उसके फीचर्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास ने अपनी लेजिस्लेटिव पावर लूज कर दी। गवर्नर जनरल कंट्रोल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, मतलब गवर्नर जनरल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स देख रहे थे। अब लॉ मेंबर में 4th मेंबर ऐड हो गया, दैट इज लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल का 4th मेंबर कौन बना? लॉ मेंबर। लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड। एंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब सारी कमर्शियल एक्टिविटीज का अंत कर दिया गया। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही रही ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसके द्वारा इसमें ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज जो करा गया था वो फेल हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आगे बढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1853 की तरफ। इसके कुछ फीचर्स हैं। इसमें बंगाल को सेपरेट गवर्नर मिला और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल के अलग किए गए। अब इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। किसके द्वारा दिया गया था? मकौली कमेटी 1854। रिडक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 24 टू 18। 24 टू 18 किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब 18 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, 4 मेंबर लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे, जो कि 4 प्रोविंशियल मेंबर्स थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा से थे, और 2 मेंबर्स ब्रिटिश के थे। लेजिस्लेशन एक्ट एज अ मिनी पार्लियामेंट। यहाँ पे लेजिस्लेशन जो था वो मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा था। अब हम जानते हैं क्राउन रूल के कुछ एक्ट्स के बारे में। क्राउन रूल कब से कब तक था? 1858 से लेकर 1947 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके कुछ फीचर्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फीचर्स: ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एबॉलिस्ड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस फॉर्म हुआ, जिसके मेंबर जो थे वो ब्रिटिश कैबिनेट से ही थे। एडवाइजरी मेंबर कौन था? 15 मेंबर काउंसिल, और चेयरमैन कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो इतना आप सबको समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एक्ट की तरफ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके फीचर्स जानते हैं। इसमें बॉम्बे मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर्स वापस मिल गई, जो कि चार्टर एक्ट में लॉस्ट हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे वाइसरॉय कैन अपॉइंट इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ काउंसिल। वाइसरॉय जो थे वो इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एज अपॉइंट कर सकते थे। अब न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई कहाँ पे? 3 जगह पे। बंगाल में 1862 में,
नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस 1866 में, पंजाब में 1897 में। अब यहाँ पे वॉइस रॉय जो थे वो रूल्स एंड ऑर्डर्स पास कर सकते थे, ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते थे इमरजेंसी के दौरान, जो कि 6 मंथ्स के लिए वैलिड था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वो 3 इंडियंस कौन थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा? महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस, श्री सर दिनकर राव। अब पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसमें वाइसरॉय काउंसिल वॉज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स of the government that issue final orders on behalf of council on matters of his departments. अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। इसके फीचर्स थे इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन नॉन ऑफिशियल काउंसिल, मतलब नॉन ऑफिशियल काउंसिल में मेंबर इंक्रीज किए गए, और जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे वो बजट को डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन पूछ सकते थे। नॉमिनेशन सिस्टम फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, वाइसरॉय अपॉइंट फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वाइसरॉय जो अपॉइंट किए गए थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अपॉइंट किए गए थे, और जो गवर्नर था अपॉइंट फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर जो थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अपॉइंट किए गए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 फीचर्स। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन हुआ 16 to 60 मेंबर्स। 60 मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड हुए। जो मेंबर्स इन काउंसिल के थे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और मूव कर सकते थे रेजोल्यूशंस ऑन बजट। ओके, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल was allowed to have non-official majority. इंडियन जो थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर में ऐड हुए। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि लॉर्ड मिंटो द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। लॉर्ड मिंटो वॉज द फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मीन्स मुस्लिम कैन वोट ओनली मुस्लिम्स फॉर लोकल बॉडीज एंड जमींदार्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। दिस काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, also known as Morley-Minto reforms. Who was Lord Morley? The Secretary of State. Lord Minto, Viceroy of India. Satyendra Prasad Sinha, first Indian to join Viceroy Executive Council. He was appointed as a law member. आप सबको अब समझ में आ रहा होगा, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990, ये भी क्राउन रूल के अंतर्गत में है। फीचर्स इसके हैं, 2 प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे वो गवर्नर विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करे गए। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या है, गवर्नर के साथ साथ जो मिनिस्टर्स थे वो भी एडमिनिस्टर कर रहे थे। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया, मींस डुअल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। प्रोविंशियल बजट को अलग किया गया सेंट्रल बजट से। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज empowered to enact their budgets. Provision Establishments of Public Service Commission को स्टैब्लिश किया गया। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑफिस कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? लंदन में। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑफिस इन लंदन। लेजिस्लेचर बाइकैमरल किया गया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। डायरेक्ट इलेक्शन फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स फॉर लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस थे वो डायरेक्ट थे। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया सिख, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस को। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट
1919 को मोंटगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा गया है। हु वाज मोंटगू? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेम्सफोर्ड कौन? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ब्रिटिश डिक्लेयर दिस एज इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो था स्टैचुरी कमीशन था, 7 मेंबर्स इसके पार्ट थे। इसमें न्यू कंसिडरेशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट किया गया। हु वाज द चेयरमैन? सर जॉन साइमन। इसकी रिपोर्ट जो है वो 1930 मींस 1930 में सबमिट की गई। इसके रिकमेंडेशन क्या थे? डीआरकी सिस्टम को अबॉलिश किया जाए, कम्युनल इलेक्टोरेट का कंटिन्यूएशन किया जाए, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रोविंसेस शुड बी एस्टैब्लिश्ड, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। ठीक है। अब इसको बायकॉट करने के क्या रीजंस थे? क्योंकि इसके जो सारे मेंबर्स थे वो ब्रिटिश थे और 2 years बिफोर इट वॉज अपॉइंटेड बिफोर शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। इसमें 6 बायकैमरल लेजिस्लेशन विद रिस्ट्रिक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें 6 बायकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ के थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी टू 10% ऑफ पीपल। अब सेपरेट इलेक्टोरेट स्टैब्लिश किया गया किसके किसके लिए? एससी, लेबर एंड वुमेन्स। कंपोजिशन ऑफ एक्ट किया गया, 10 शेड्यूल्स ऐड किए गए और 321 सेक्शंस। प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया। Provision for establishment of Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission. All India Federation Provinces plus Princely States के provisions को introduce किया गया. Monarchy allowed as centers only, मतलब dual government was allowed as centers only. Power दी गई 3 लिस्ट में, फेडरल को 59 आइटम्स मिले, प्रोविंशियल को 54 आइटम्स मिले, कंकरेंट लिस्ट को 36 और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन रखा गया। एम्परर ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश को टाइटल मिला था उसे ड्रॉप किया गया और ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश किया गया। गवर्नर जनरल वॉज गिवन पावर टू असेंट और विटो द बिल। डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। इंडिया बिकेम सॉवरेन स्टेट। ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन और रिमेन इंडिपेंडेंट। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम दी गई कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं। Empowered Constituent Assembly as a sovereign body to frame and adopt their own constitution, मतलब own constitution को फॉर्म करने की पावर दी गई। Hope you have understand the lecture. Thank you.